सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। ओके तो सबसे पहले प्रतीक भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। अपने इस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आप मैकेनिकल पेंटोमैथ के प्लेटफॉर्म पे आए। मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वेलकम, थैंक यू। तो भाई मैं चाहता हूँ सबसे पहले मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि व्यूवर्स को पता चले। ओके, सो करंटली मैं आईआईटी बॉम्बे से एमटेक कर रहा हूँ थर्मल एंड फ्लूइड स्पेशलाइजेशन में। उससे पहले मैंने 2017 में बीटेक कंप्लीट किया था एसपीसी मुंबई से। देन मुझे 2 साल लगे गेट अच्छे स्कोर के साथ क्रैक, लाइक मैं क्वालिफाई तो 3 बार हो चुका हूँ ऑलरेडी, बट अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करने में 2 साल लगे बिकॉज मैंने सेल्फ स्टडी किया था, मैंने कोई कोचिंग या फिर कुछ ज्वाइन नहीं किया था। तो 2 साल बाद मुझे आईआईटी बॉम्बे थर्मल में टीए में सीट मिली थी एंड देन अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर चालू है। अच्छा, ओके ओके। तो भाई मतलब आपने 2018 में एडमिशन लिया था आईटी बॉम्बे में? 18 में? 19। अच्छा 19 में, ओके ओके। 19 में तो आपकी क्या गेट स्कोर थी? मेरा गेट्स को 740 था। मुझे स्पॉट राउंड में ओबीसी कैटेगरी में आखिरी सीट मिली थी थर्मल एंड फ्लूइड की। और भाई आपकी रैंक क्या थी गेट के अंदर? 1577। मतलब बहुत अच्छी ब्रांच मिली आपको। जनरली इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, थर्मल एंड फ्लूइड का, डिजाइनिंग का, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है आईटी बॉम्बे का। हाँ, एक्चुअली मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मुझे थर्मल मिलेगा। बेसिकली हम्म, मैंने जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मैंने सीसीएमटी के थ्रू एनआईटी ट्रिची में एक सीट रिजर्व की थी इंडस्ट्रियल अच्छा। इंजीनियरिंग में। एंड देन मैं जस्ट स्कोप के रिजल्ट्स का वेट कर रहा था कि मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने ओनली हम्म ओल्ड आईआईटी भरे थे, मैंने मिड आईआईटी लो आईआईटी भरे ही नहीं थे। तो हम्म। मेरे स्कोर पे पहले 5-6 राउंड में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, मुझे पता था। तो जब आईआईटी अच्छा। बॉम्बे ने स्पॉट के लिए डिक्लेयर किया तो मुझे होप था कि शायद मुझे मैन्युफैक्चरिंग मिल जाए बिकॉज लास्ट ईयर के कट ऑफ से मुझे मैन्युफैक्चरिंग मिल जाता। बट हम्म। 2018 के कंपेयर में 19 में ज्यादा सीट वैकेंट थे। 2018 में सिर्फ 20 सीट वैकेंट थे आईआईटी बॉम्बे, बट 2019 में आरए के सीट्स भी स्पॉट राउंड में आ गए थे। तो हम लोग के लिए टोटल ओके 60 सीट्स वैकेंट थे। तो उतना ओके। अच्छा। उसमें से कट ऑफ सारे लो हो गए थे। तो वैसे तो काफी लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ थर्मल एंड फ्लूइड ब्रांच के बारे में बताइए। मतलब इसका ये एग्जैक्टली होता क्या है इसमें? ओके, लोगों को नॉर्मली लगता है कि थर्मल एंड फ्लूइड में सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, जो बेसिकली है भी थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर। बट हम्म, जब हम इनके डिटेल में जाते हैं अंदर और प्लस एप्लीकेशन पार्ट में जाते हैं तो हमें नए सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है। टू फेस हीटर प्लस लिक्विड वेपर प्लस सॉलिड ऐसे इंक्लूड करते हैं जो नॉर्मल हीट ट्रांसफर में हम लोग नहीं करते हैं। फिर 3D अच्छा। कंडक्शन कन्वेक्शन होता है जो हम नॉर्मल गेट में भी कभी प्रिपेयर नहीं करते ना बीटेक में करते हैं। सेम हम्म। फिर जियोथर्मल होता है जहाँ पे अर्थ साइंस प्लस थर्मल इंजीनियरिंग मिक्स होता है। इनसे आगे जाके ये तो पुराने सब्जेक्ट्स हो गए। जो नए इंडस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी फिर आते हैं, जैसे कि थर्मल मैनेजमेंट हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स के बैटरी के लिए होता है। फिर जो सुपर हम्म। कंप्यूटर्स होते हैं या फिर नॉर्मल जो डिवाइस में उनकी हीट रिलीज होती है तो उनसे सिस्टम खराब हो सकता है, तो उनको कैसे एलिमिनेट करना है। ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड कोर्सेज थर्मल एंड फ्लूइड के अंदर आता है। तो अच्छा इनके अच्छा। अलावा भी फिर आता है कि फिर हम कुछ हेल्प करते हैं डिजाइन वालों को, जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो उसमें जो कार का डिजाइनिंग है उसका फ्लूइड फ्लो हम्म। ड्रैग कैसे रिडक्ट करना है, सेम प्लेन के लिए हुआ। देन फिर कंबशन मॉडलिंग जो थर्मो प्लस सीएफडी लेते हैं तो हम कंबशन मॉडलिंग आता है, जैसे गैस टरबाइन में होता है, पावर प्लांट में या फिर प्लेन में, या फिर हम्म। रॉकेट में जो फ्यूल बर्न होता है तो उसकी जो केमिस्ट्री है और जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका क्या रिलेशन है, वो थर्मल एंड फ्लूइड वाले देखते हैं। वैसे तो आपकी बात से मतलब भाई पता चल रहा है कि थर्मल एंड फ्लूइड का स्कोप काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। हाँ, मैं बताऊं कि हमारे बैच में अभी 19 लोग हैं टीए में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे 19 लोगों के किसी का भी प्रोजेक्ट किसी के साथ मैच नहीं करता है। सारे डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं थर्मल एंड फ्लूइड के अंदर ही। हम एक दूसरे ओके को अगर ओके। बताते भी है तो हम लोग को पता चला कि हम लोग के प्रोजेक्ट कितने डिफरेंट है। मेरा ओके। प्रोजेक्ट गैस टरबाइन पे है, जब बल्कि हम्म। देन मेरे रूममेट का था उसका आउटर स्पेस पे प्रोजेक्ट, आउटर स्पेस में एंट्री कैसे कराते हैं रॉकेट्स की, तो
उसमें क्या इफेक्ट आता है, उसकी ग्रेविटी का, उसके एयर फ्लो का, वैक्यूम का, ऐसे डिफरेंट डोमेन्स है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग के अंदर। सिर्फ सीएफडी हीट ट्रांसफर या फिर थर्मोडायनामिक्स नहीं है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, उससे बहुत ज्यादा है। तो वैसे तो भाई आपकी बात से मतलब पता चल गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी सेक्टर में थर्मल एंड फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल है, इतना तो है। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि करंट सिनेरियो में और फ्यूचर में इसका क्या स्कोप होगा थर्मल एंड फ्लूइड का? ओके, सो करंट सिनारियो में लाइक थर्मल एंड फ्लूइड को डिमांड है इंडस्ट्री में। इट इज जस्ट लाइक आईआईटीज या फिर जो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटीज को बड़े फिगर दिखाने होते हैं ताकि इंडस्ट्री उनमें इन्वेस्ट करे और उनकी रेपुटेशन बढ़े। तो नॉन कोर का पैकेज ज्यादा है तो उनकी कंपनी ज्यादा आती है, बट कोर का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आईआईटीज में, लाइक स्पेशली आईआईटी बॉम्बे में। तो हमारे यहाँ पे वेरियस टाइप की कंपनीज आती है, जैसे एक्सॉन मोबिल हुई जो ऑयल डोमेन में काम करती है, तो उनको कंप्यूटेशनल डेटा चाहिए, उनके लिए उनको थर्मल इंजीनियर चाहिए। फिर कोर मैकेनिकल कंपनी जैसे बजाज ऑटोज हुई, टाटा मोटर्स हुई, टीवीएस हुई, जिनको उनकी ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट के लिए सीएफडी इंजीनियर चाहिए, तो थर्मल इंजीनियर की वहाँ पे नीड है। फिर कुछ थर्मल मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनीज आती हैं, तो थर्मल इंजीनियर को अभी तो स्कोप है। प्लस जैसे फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है, तो उनकी बैटरी मैनेजमेंट, उनकी हीट लॉस, और फिर उस हीट को रीजनरेट कैसे करें, वो जो फ्यूचर के स्कोप्स है उन पे थर्मल इंजीनियर काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि थर्मल या फिर कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को फ्यूचर बिल्कुल नहीं है, उनको फ्यूचर है और बहुत ब्राइट फ्यूचर है उनके लिए। तो भाई मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि सपोज कोई बंदा एमटेक इन थर्मल एंड फ्लूइड करना चाहता है, ठीक है, तो जैसे ही वो कंप्लीट करेगा तो उसके पास वैसे प्रोफाइल की बात करें अगर जॉब प्रोफाइल की, तो वैसे तो बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, लेकिन मेजर प्रोफाइल उसको कौन कौन सी मिल सकती है कोर में? हाँ, तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मल इंजीनियर के लिए पहला मेन तो आता है सीएफडी इंजीनियर, जो किसी भी डिपार्टमेंट लाइक किसी भी कंपनी के सीएफडी इंजीनियर रिक्वायर्ड होता है। फिर वो किसी भी सेक्टर में काम कर सकता है। एक बार आप सीएफडी इंजीनियर बन गए तो आप थर्मल मैनेजमेंट भी हैंडल कर सकते हो, फ्लो मैनेजमेंट भी हैंडल कर सकते हो, एंड अदर थिंग्स भी हैंडल कर सकते हो। उसके बाद फिर मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग पोस्ट होते हैं, प्रोफाइल्स होते हैं, जहाँ पे आपको थर्मल प्लस डिजाइन का थोड़ा सा काम एक साथ करना होता है। फिर आपको कंप्यूटेशनल डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल होती है, जहाँ पे आप थर्मल इंजीनियर प्लस डेटा साइंटिस्ट के मिक्स काम करते हैं। प्रोफाइल्स आईआईटी बॉम्बे में लोगों को मिला है। तो ये तो 3 मेजर प्रोफाइल्स है। उसके अलावा भी लाइक आप कोर इंजीनियर की जॉब कर सकते हो, जिसमें आपको डिजाइन होगा। फिर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं बट थर्मल के सारे सेक्टर्स कवर कर, लाइक थर्मल मैनेजमेंट हो गया, उसमें हीट रिलीज, हीट मैनेजमेंट हो गया, देन फ्लो, ये सारे मिला के आप वहां पे एक एज अ कोर इंजीनियर काम कर सकते हैं। प्रोफाइल्स की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रोफाइल्स है। आप जिस कंपनी में प्लेस हुए हो भाई, तो उस कंपनी का क्या नाम है और वहां पे आपकी क्या प्रोफाइल होगी? ओके, सो मैं जिस कंपनी में प्लेस हुआ उसका नाम हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड है, उनका मुंबई में ही प्लांट है। तो बेसिकली वो कंपनी इंडियन रेलवेज के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि ट्रैक्शन कन्वर्टर हुआ, ट्रैक्शन मोटर्स हुआ। तो उनको जब आप हाई इलेक्ट्रिक करंट पे चालू रखते हो तो हीट रिलीज होती है। तो एज अ थर्मल इंजीनियर मेरा काम है उस हीट को एलिमिनेट करना बाय डूइंग थर्मल मैनेजमेंट। फिर मुझे थोड़ा डिजाइन का भी काम है, जैसे कि जब ट्रेन चलती है तो वाइब्रेशंस होते हैं, उससे सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो वो सिस्टम एक कॉम्पैक्ट बॉक्स में होना चाहिए, जिसका डिजाइनिंग मुझे करना है, देन उसकी वाइब्रेशनल स्टडी भी मुझे करनी है। लाइक मेरी प्रोफाइल थर्मल प्लस डिजाइन कंबाइंड प्रोफाइल है। काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है उसे देखा जाए तो है कि नहीं? एकदम मतलब कोर भी है और काफी इंटरेस्टिंग है उसमें, मतलब आप डिजाइन का भी काम करोगे, प्लस जो आपने थर्मल एंड फ्लूइड का जो स्टडी किया है वो भी आप इसमें काम करोगे। अब मैं भाई पूछना चाहता हूँ आपसे, सपोज कोई बंदा है वो इस सेम प्रोफाइल में काम करना चाहता है, बट उसके पास एमटेक की डिग्री नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, लाइक मेरी कंपनी में बीटेक वाले लोग भी ज्वाइन करते हैं। तो अगर स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, जैसे कि वहाँ पे एनसीस का बहुत यूज है, लाइक सिमुलेशन करने के लिए, सॉलिडवर्क्स का यूज है मॉडलिंग करने के लिए। उसके अलावा अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं और तुम इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करते हो तो तुम्हें एज अ जूनियर इंजीनियर लेते हैं, अगर तुम्हारा बीटेक हुआ है तो। मेरी प्रोफाइल सीनियर इंजीनियर वाली है,
तो बीटेक एज अ जूनियर इंजीनियर तुम जब 3-4 साल काम करते हो फिर तुम सीनियर इंजीनियर में प्रमोशन मिलता है। मतलब तुम्हें स्किल्स के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस भी आना चाहिए उस प्रोफाइल प्रमोशन के लिए बीटेक के बाद। मीन्स जो भी रिक्वायर्ड स्किल है वो मुझे आनी चाहिए। हाँ वो तो है, लाइक जो इंडस्ट्री की डिमांड है अगर वो स्किल्स तुम्हारे पास है तो तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इंडस्ट्री में ग्रो करने के। लाइक तुम रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ नहीं आ रहे हो इंडस्ट्री में तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। Okay, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका एमटेक कंप्लीट हो या मास्टर करके आए, ऐसा इट इज नॉट कंपलसरी। नहीं, मेनली तो स्किल्स लाइक सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड बेसिक्स होने चाहिए बस। अब हम लोग भाई बात करेंगे कि अगर कोई बंदा थर्मल एंड फ्लूइड में मास्टर करता है तो उसकी सैलरी क्या होगी इसमें, मतलब एक एवरेज अगर मैं बात करूं। ओके, लाइक मैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में बता, बिकॉज मैंने वो प्लेसमेंट पूरा देख चुका हूँ अभी इस सेमेस्टर में। तो आईआईटी बॉम्बे में जब कोर प्रोफाइल्स हैं उनके लिए सैलरी मिनिमम 10 लाख होती है। कुछ ही कंपनियां 10 से कम देती है, जैसे एलएनटी हुई जो थोड़ा कम देती है, बट बाकी सारी कंपनियां मिनिमम 10 लाख तो देती ही हैं। और मैक्सिमम वो 17-18 लाख तक जाता है। कुछ कंपनीज जो स्टार्टअप बेस्ड होती हैं वो 19-20 लाख भी देती है, और कुछ फॉरेन कंपनीज आती है कोर प्रोफाइल के लिए वो 35 लाख तक भी दे देती है। तो मिनिमम 10 लाख तो मिलता ही है कोर प्रोफाइल पे। मतलब मिनिमम समझ लो 10 और मैक्सिमम जो है 30-35। वो ये डिपेंड करता है कि कंपनीज वो आ रही है, फॉरेन कंपनीज आ रही है, बट वही है कि वो फॉरेन का वहां पे रहने का खर्चा भी उस अकॉर्डिंग होता है। वो जैसे यस इंडियन यस। करेंसी में कन्वर्जन है 35 लाख। तो ओवरऑल अगर एवरेज की बात की जाए कोर में तो अराउंड मैं बोल सकता हूँ 13 to 14 समथिंग लाइक दैट। 12-13 लाख के पास एवरेज है, 12-13 लाख, उससे ज्यादा नहीं आता और कोर के लिए एटलीस्ट। और इसमें भी ऐसा कुछ रहता है क्या कि मतलब अगर इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में रहेगा बंदा तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, जैसे है ना, जैसे एक सीएफडी वाला बंदा हो गया, और एक दूसरा होता है कि जस्ट वो एनर्जी ऑडिट कर रहा है या मतलब दूसरी प्रोफाइल है, तो इस ऐसा कुछ रहता है कि बेस्ड ऑन प्रोफाइल आपकी सैलरी ज्यादा ना होगी या कम होगी। ना ना, वैसे तो नहीं है। लाइक एटलीस्ट कोर के लिए 10, 12, 15 उतना ही देते हैं इंडस्ट्री में एज अ एमटेक फ्रेशर को, आईआईटी के थ्रू जो जाते हैं उनको। उसके बाद जो तुम ग्रोथ करोगे कंपनी में उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, और प्लस तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा उसके बेसिस पे होता है वो, और कंपनी कैसे ग्रो कर रही है तुम्हारे। नेक्स्ट ये है कि सपोज कोई बंदा है और वो एमटेक नहीं कर सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, और वो चाहता है कि सीएफडी में अपना करियर बनाए, सीएफडी में या सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी चीजें हो गया, डिजाइनिंग पार्ट हो गया, तो ऐसी कौन सी स्किल है वो डेवलप करे अपने इंजीनियरिंग के लेवल पे, सो दैट एट द एंड ऑफ इंजीनियरिंग उसको अच्छा खासा एक जॉब मिल जाए, वो भी कोर जॉब। तो बेसिकली अगर तुम कोई भी अगर अपने बीटेक के लेवल नॉलेज पे जॉब लेना चाहता है तो इंडस्ट्री में डिमांड है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर आने चाहिए, लाइक कैड सॉफ्टवेयर एंड सीए सॉफ्टवेयर एटलीस्ट एक आना चाहिए प्रोफिशिएंटली, कि तुम उस पर काम कर ही सकते हो। तुम्हें कुछ भी काम, कैटिया सीख सकते हो, सॉलिडवर्क्स सीख सकते हो। तो उनके सर्टिफिकेशन होते हैं जो खुद वो कराते हैं, तो उनके आप एग्जाम देके आपको उसका सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसके लिए आपको बीटेक भी जरूरी नहीं है। आप 12 के बाद भी वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अच्छा। आप उन सर्टिफिकेट से पता चलता है कि आप उस सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंट हो, कि आपको वो आता है। सेम सीए सॉफ्टवेयर की, फिर वो एनसिस हुआ, प्रोई हुआ, या फिर ओपन फॉर्म हुआ, अगर आपको सॉफ्टवेयर आते हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। उनमें आपने कोई कॉलेज में छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए हो और आपके रिजल्ट्स अच्छे आए हो तो आप वो प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक आईआईटीज में इंटरव्यू होते हैं तो हमें बेसिकली रेज्यूमे में वही दिखाना होता है कि हमने ये सारे कोर्स प्रोजेक्ट किए इस सब्जेक्ट के अंडर, और हमने ये सीखा, मतलब हमें इसका नॉलेज है। तो उस बेसिस पे ही अच्छा। कंपनी हमें जज करती है। सेम बाहर के ऑफ कैंपस इंटरव्यू में भी वही होता है कि तुमने क्या किया है उस पर ही तुम्हें कंपनी जज करने वाली है। लेकिन मैंने एक चीज देखा है जो आजकल मुझे मतलब दिखाई दे रहा है कि सपोज एक बंदा है, उस बंदे ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और वो सॉलिड वर्क में काफी अच्छा कमांड है उसका, बट उसको जो सैलरी मिल रही है वो उतनी अच्छी नहीं है, उसको अराउंड 25,000 मंथली मिल रहा है। तो इतना कम क्यों, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो 50-60 के अराउंड उसको मिले, ऐसा कुछ। तो वही है ना, लाइक तुमने जो बताया कि सिर्फ उस वो एक ही सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंट है सॉलिडवर्क्स, तो वो सिर्फ कैड मॉडलिंग ही करने वाला है। तो कंपनी को कैड के साथ सीई करने वाला भी कोई तो चाहिए, तो कंपनी अच्छा। सीई करने वाला हायर कर रही है, उसको भी 20-25 सैलरी दे रही है, 30 सैलरी दे रही है। अगर तुम दोनों चीजें कर सकते हो तो कंपनी दूसरे को क्यों हायर करेगी, कंपनी तुम्हें ही बोलेगी ये काम करो, थोड़ी एक्स्ट्रा सैलरी लो। तुम सिर्फ एक अच्छा। सॉफ्टवेयर करोगे तो तुम्हें सिर्फ उतना ही लिमिटेड काम मिलेगा। तो वही है, लाइक
हमारे यहाँ पे आईआईटी में वही है कि तुम सिर्फ एक फील्ड के रिलेटेड कोर्सेज कंप्लीट करोगे तो सिर्फ कंपनी तुम्हें उसी वही कंपनियां तुम्हें शॉर्टलिस्ट करती है। लाइक लोगों के अच्छा। रेज्यूमे सिर्फ कोर के रेज्यूमे होते हैं, तो नॉन कोर कंपनीज उनको देखती भी नहीं है। क्यों देखें, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें इंटरव्यू बुला के भी यूज नहीं है ना। सेम बराबर, इंडस्ट्री में सही वही बात है है। कि सही तुम बात है। सिर्फ मॉडलिंग करते हो तो तुम्हें आधा ही सैलरी मिलेगा, तुम बाकी का काम तो दूसरा ही करने वाला है ना। तो वही है कि तुम्हें बहुत सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री तुम्हें ज्यादा सैलरी दे। और भाई मैंने ऑलरेडी इंटरनेट पे मैं देखता हूँ जो भी मतलब इसकी वैकेंसीज जो भी निकलती है, सीएफडी प्रोफाइल की हो गई या सिमुलेशन इंजीनियर की हो गई, तो इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि वहां पे उनका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है वहां पे वो एमटेक डिमांड करते हैं, मास्टर्स डिग्री। तो मतलब इससे पता चल रहा है कि उन्हें मास्टर्स के ही बंदे चाहिए। तो फिर बी वाला बंदा अगर मान लो वो 3-4 प्रोजेक्ट भी कर ले, अच्छे प्रोजेक्ट जिसमें उसको मतलब उसने सॉफ्टवेयर पे अच्छी कमांड पा ली है, लेकिन उसके बावजूद उसको चांस नहीं मिलेगा वहां पे। तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? तो उसके लिए भी यही है कि लाइक मास्टर्स प्रेफर होते हैं, क्योंकि हम मास्टर्स करने के बाद उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में सीखते हैं। लाइक लोग सिर्फ सीएफडी सॉफ्टवेयर यूज कर, लाइक बीटेक वाले हैं सिर्फ सीएफडी एनसीएस यूज किया, ओके, पर एनसीएस में जो मैशिंग कर रहे हैं वो लोग, तो मैशिंग क्यों करते हैं, वो सॉल्व कैसे होता है, ये हमें मास्टर्स में सिखाया जाता है। तो हमें अच्छा। अच्छे से पता है कि हम क्यों कर रहे हैं वो चीजें और हम्म। कैसे वो सॉल्व हो रही है, ताकि अगर कोई दूसरी कंडीशन हमें यूज करनी हो तो हमें पता है कि अच्छा ये कंडीशन यूज करने से ये इफेक्ट आ रहा है, तो हम वो चेंज करके यूज कर सकते हैं। बट बीटेक वालों को वो डिटेल्स में नहीं पता था सीएफडी के बारे में। लाइक उसकी हमारे यहाँ पे सीएफडी के 3-4 कोर्सेस चलते हैं आईआईटी में। लाइक लोग 2-3 कोर्सेस करते हैं सीएफडी के लिए से, ताकि उनको बहुत अच्छे से डिटेल में आ जाए। तो वही है, लाइक सीएफडी के लिए तुम्हें जब जॉब कर, लाइक बीटेक के बाद जॉब करते हो और 2-3 साल का एक्सपीरियंस आता है, फिर तुम्हारी सैलरी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लाइक फिर तुम एमटेक वालों की सैलरी तक पहुंच सकते हो। तो वही है, तुम 2-3 साल अच्छा। इंडस्ट्री में तो या फिर एमटेक करो, एक ही हो जाता है। नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जैसे सपोज सपोज वो बंदा बीटेक करके सिमुलेशन और डिजाइन फील्ड में जा रहा है, सीएफडी फील्ड में जा रहा है, तो अब क्या होगा कि अब अगर मान लीजिए वो मेशिंग कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट सिलेक्ट करता है फॉर एनालिसिस, तो उसको कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो फिर तो फिर रिजल्ट को अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ दूसरे टाइप के एलिमेंट को लेगा। तो अब वो केस में भी वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा यहाँ वहां से, रिसर्च पेपर पढ़ेगा, बुक पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब वो भी एक तरह से जो जो एमटेक वाला बंदा है जो उसने वहां पे स्टडी कर रहा है, सेम ये विद द जॉब कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको टाइम थोड़ा लगेगा बट ये भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम खाली क्या है कि कहीं कहीं मैंने ये चीज देखी है, जैसे अभी बताया था कि वहां पे मास्टर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो वही है ना, लाइक मास्टर्स वाले 2 साल सीख के आए तो उन्हें काम करते हुए सीखने के लिए टाइम नहीं लगता है। लाइक कंपनी तुम्हें एक दे रही है जॉब करने के लिए कि 2 दिन में करके दो, और फिर तुम्हें इसके बारे में पता है, तुम पढ़ के 3 दिन में कर रहे हो, ओके तुमने सीखा, बट कंपनी का एक दिन उसमें वेस्ट हुआ ना। तो कंपनी वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी मास्टर्स वालों को लेती है, ताकि 2 दिन का काम 2 दिन या फिर उससे पहले हो जाए और कंपनी के पैसे बढ़े। तो अच्छा वो अच्छा, इसलिए ओके। मास्टर्स वाले प्रेफर्ड होते हैं। हाँ हाँ तुम्हें हाँ। अगर सीखना है तो तुम कंपनी के टाइम छोड़ के खुद से घर पे सीखोगे तो बेटर होता है। कंपनी वो चाहती है कि तुम सीख रहे हो, ओके, बट कंपनी का टाइम छोड़ के एक्स्ट्रा अलग से सीखो। मतलब इस फील्ड में बीटेक वाला बंदा भी जा सकता है इजीली, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये हम लोग ये जो टूल्स हैं, ठीक है, डिजाइनिंग के जो टूल्स हैं, सिमुलेशन के जो टूल्स हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ पैसा खर्चा करना होगा या मतलब इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल होती है चीजें? ज्यादा चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, लाइक यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो एनसीस या फिर कैड सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। फिर कोर्सेरा हुआ या फिर यूडेमी हुआ, जहाँ पे फ्री में कोर्सेस मिलते हैं, हम वो कर सकते हैं। फिर कुछ चीजें होती है लाइक तुमने सीखा है बट तुम कंपनी को प्रेजेंट कैसे करोगे, तो सर्टिफिकेशन होते हैं, उनके लिए कभी कभी पैसा भरना पड़ता है। लाइक जो सॉलिड वर्क जैसे हैं, उनका खुद का सर्टिफिकेशन का एग्जाम है, तो उसकी फीस होती है अच्छा। कुछ, तो वो उनके लिए थोड़ा बहुत तो पैसा डालना पड़ता है। बट तुम उससे तुम्हें सर्टिफिकेट मिलना है कि तुमने हाँ ऑफिशियली सीखा है और मैंने टेस्ट क्लियर किया है इसका। तो अच्छा थोड़ा अच्छा, सा ओके। पैसा, ज्यादा बहुत पैसा, लाइक तुम्हें कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम इंटरनेट से सीख के भी एग्जाम दे सकते हो।
अब हम लोग बात करेंगे भाई कि जैसे आपको ये चीज पता है, ऐसा मतलब सिनेरियो में पता चल रहा है जो करंट सिचुएशन है कि कोर फील्ड में जो जॉब्स हैं वो डे बाय डे रिड्यूस होते जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों में ऑटोमेशन आ रहा है, एआई का रोल आ रहा है, एमएल का रोल आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर क्या करे सो दैट जो करंट मार्केट है की डिमांड है उसके हिसाब से वो मैच कर सके। लाइक हमारे आईआईटी बॉम्बे में लाइक हमारा खुद एक मतलब मेरा दोस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट है फिजिक्स बेस्ड मशीन लर्निंग फॉर सीएफडी। लाइक सीएफडी में भी हमने मशीन लर्निंग अब डाल दी खुद से, तो ये मैकेनिकल इंजीनियर खुद सीख रहा है, क्योंकि ओके। मशीन लर्निंग वाला सीएस वाला बंदा कर सकता है पर उसको सीएफडी के डिटेल्स नहीं पता ना। तो जब मैकेनिकल का बंदा जो सीएफडी भी जानता है वो मशीन लर्निंग कर रहा है तो उसको ज्यादा एडवांटेज है। तो वही इंडस्ट्री की डिमांड हम खुद से सीख रहे हैं। लाइक मेरे दोस्त पाइथन सीख रहे हैं, डेटा माइनिंग सीख रहे हैं, लाइक वो हम लोग प्रोजेक्ट्स में फिर प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। तो वही है कि इंडस्ट्री की डिमांड के लिए हमें खुद से ही सीखना पड़ता है। लाइक आईआईटी में भी अच्छा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का प्लेसमेंट कोर का बहुत वीक है, तो डिपार्टमेंट ने डेटा माइनिंग का कोर्स चालू कर दिया। फिर स्टूडेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट के सीएस के कोर्सेज लेते हैं ताकि इंडस्ट्री के साथ वो आगे बढ़ सके और उन्हें प्लेसमेंट में हेल्प हो। लाइक अभी इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है, फिर आईओटी है, तो वो चीजें तो सीखनी ही पड़ती है क्योंकि हम कोर में पूरे टाइम नहीं रह सकते। हमें इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ना, इंडस्ट्री की डिमांड है कि हम ऑटोमेशन लाए तो हमें वो सीखना ही पड़ेगा। और भाई अभी आपने इंडस्ट्री 4.0 की बात की, तो ये एग्जैक्टली है क्या चीज? बेसिकली लाइक इंडस्ट्री 4.0 लाइक जो रेवोल्यूशंस होते हैं, लाइक एक फेज से हम इंडस्ट्री में एक रूल्स फॉलो करते हैं कि इस अकॉर्डिंग काम करें तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, राइट। तो हम उनको डेवलप करते हैं। तो इंडस्ट्री 3.0 से हम 4.0 पे शिफ्ट हो गए कि इम्प्रूवमेंट लाया बेसिकली हमने प्रोसेसेस में, ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़े। लाइक मुझे भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता, लाइक मैन्युफैक्चरिंग वालों को बहुत अच्छे से पता होता है, लाइक वो सीखते हैं इसके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसके लिए हर बंदा सुनने के लिए बेचैन रहता है, जैसे अभी आपका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तो वहां पे आपको मतलब कितना पैकेज मिल रहा है? मेरी सैलरी 10 लाख सीटीसी है, बट वही एडवांटेज है कि मैं मुंबई से हूँ, मेरी कंपनी भी मुंबई में है, तो मुझे खर्चे बहुत कम है, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी सैलरी है। और प्लस मेनली की R&D प्रोफाइल है, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए। ये तो है, मतलब अगर हम लोग R&D जॉब्स की बात करें तो इंडिया में वैसे भी बोलते हैं कि लेस देन 1 to 2% ही है R&D जॉब्स, लेस देन। तो मतलब अगर किसी को R&D जॉब मिलता है इसका मतलब समझ लो कि बहुत लकी है। आप R&D में आपको शिफ्ट होने में ज्यादा डिफिकल्ट एडवांटेज मिलता है। लाइक आप यहाँ पे दूसरी कंपनी, पहली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो और दूसरी के R&D में शिफ्ट होना, तो वो डिफिकल्ट होता है आपके लिए। बट आप एक कंपनी में R&D में काम कर चुके हो तो वो आपको एडवांटेज देता है दूसरे टाइम शिफ्ट होने में, प्रोफाइल में ग्रो करने के लिए। ये तो है भाई, ये तो है। ये तो मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे मतलब पर्सनली लग रहे थे कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। तो इसके अलावा आप मतलब कुछ जो फ्यूचर एस्पिरेंट है जो अभी एमटेक के कोर्स में एनरोल होने वाले हैं उनको आप कुछ बताना चाहेंगे अबाउट दिस फील्ड? लाइक मैं तो ये बताऊंगा कि थर्मल या फ्लूइड सीखो अच्छे से, बट सिर्फ उस पर फोकस मत करो। जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स है वो भी सीखो, क्योंकि उनका भी एप्लीकेशन अभी नहीं होगा तुम्हें करियर के स्टार्ट में, बट फ्यूचर में तुम्हें वही यूज करना है, तो तुम तब जाके सीखने के कोई मतलब नहीं। तो अभी से ही उसका बेसिक रहेगा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक मशीन लर्निंग है, एआई के बारे में तुम्हें पता हो तो बहुत बेटर होगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो ये जो बात कर रहे हैं भाई अब जैसे एआई और एमएल, फिर डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मतलब हर एक फील्ड में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो आखिर में मतलब इतनी क्या इसकी रिक्वायरमेंट आ गई है कि हर एक फील्ड में अब ये घुसता जा रहा है? हमें सारी चीजें अभी ऑटोमेशन पे लानी है, राइट। लाइक कुछ भी हो जाए, लाइक गाड़ियां हुई तो हमें वो सेल्फ ड्राइविंग पे लानी है। तो सेल्फ ड्राइविंग पे लाने के लिए वो खुद का डिसीजन कैसे लेगी, तो वो डेटा कलेक्ट करेगी सेंसर्स के थ्रू। लाइक वो रास्ते पे चल रही है तो उसके आगे कितनी गाड़ियां है, कितने डिस्टेंस पे है, उनका स्पीड क्या है, वो सारा डेटा कलेक्ट करके उनको सॉल्व करेगी एल्गोरिदम के थ्रू। और फिर वो डिसीजन उनको अच्छा। उस सिस्टम को मिलता है कि हाँ अभी मुझे रुकना चाहिए तो ब्रेक अप्लाई करना है, या फिर मुझे आगे मूव करना है तो मैं एक्सीलरेटर दबाता हूँ। ये डिसीजन खुद गाड़ी लेगी। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी है तो मशीन लर्निंग होती है। तो बेसिकली वो मशीन खुद से सीख रही है अपने डिसीजन लेने के लिए। फिर उसको वो करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के थ्रू आता है।
तो एआई और एमएल को चलने के लिए डेटा कलेक्ट करना है, उसको सॉर्ट करना है कि ये डेटा मेरे काम का है। लाइक गाड़ी के आगे जो चीजें है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, गाड़ी के पीछे वाली नहीं। तो सिर्फ आगे का डेटा जो इम्पोर्टेंट वो सॉर्ट करके डिसीजन लेना है, तो वो डेटा माइनिंग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू आता है। तो वो ये सारी चीजें फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। और वही है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत है, इसलिए अभी लाइक आईआईटी की भी सैलरी डेटा माइनिंग एआई एमएल वालों को कोर से 50% ज्यादा ही मिलती है। लाइक उनका एवरेज 15 से 18 लाख के बीच में, लाइक कोर का 10 से 12 है, बट उनका 15 से 18 लाख एवरेज है। काफी ज्यादा है। और मुझे लगता है कि नॉन कोर का जॉब्स भी ज्यादा है और उसमें जो सैलरी जो मिल रही है, जो पैकेज मिल रहा है वो भी काफी ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा। नहीं? लाइक आईआईटी बॉम्बे में करीबन 700 के आसपास जॉब प्रोफाइल खोले थे इस साल, उनमें से सिर्फ 24 या 30 कोर मैकेनिकल, लाइक 4 से 5% कोर मैकेनिकल है बस, कंपेयर टू नॉन कोर। लाइक एआई एमएल और डेटा माइनिंग वाले खुद 60 to 70% जॉब्स आते हैं और उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ओके। सब लोग नॉन कोर के लिए, क्योंकि उनमें ज्यादा जॉब्स है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो सिलेक्शन का चांसेस भी वहां पे ज्यादा है और पैकेज बहुत अच्छा देते हैं वो लोग। तो जैसे भाई आपको अभी पता चल गया, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, जैसे जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में अभी या सेकेंड ईयर में है, और वो ये चाहता है कि जब वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके निकले तो मतलब उसको थोड़े से सैलरी के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, 20,000 25,000, मतलब वो चाहता है कि अगर वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके निकले बाहर तो एटलीस्ट 60-50 मिनिमम इतना एक्सपेक्ट करे, तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए दो ही चीज है, लाइक बेसिक्स बहुत क्लियर रखने हैं कि अगर तुम बेसिक्स क्लियर तो तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल फोकस है। लाइक मैंने भी खुद ज्यादा किया नहीं था, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नाम के लिए होता है, उतना करो दैट्स इट। बट उसको डिटेल में कोई नहीं सीखता, तो अगर डिटेल में सीखते हो तभी तुम्हें इंडस्ट्री में एडवांटेज है, वरना सिर्फ ऊपर ऊपर से सॉफ्टवेयर तुम्हें इंडस्ट्री वाले पैसा खर्चा नहीं करेंगे तुम्हें ट्रेन करने में, वही तुम्हारी सैलरी उनके पैसे बच जाते हैं तुम सीख के खुद से आए हो। तो सॉफ्टवेयर सीखना है, उनमें प्रोफिशिएंट होना है और बेसिक्स क्लियर रखना है, तभी जाके तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी बीटेक के बाद। और जैसे एक और चीज थी कि जो मैकेनिकल की जो कोर जॉब्स होती है वो थोड़ी देखा जाए तो कम हो चुकी है, अगर पास्ट ईयर्स का रिकॉर्ड हम लोग चेक करें तो कम हो चुकी है। तो मैकेनिकल इंजीनियर मतलब क्या करे सो दैट, अब जैसे जॉब्स तो कम है, ठीक है, तो जॉब्स तो सबको मिलेगी नहीं कोर में, तो आखिर में उन्हें नॉन कोर में तो घुसना होगा डेफिनेटली, इतना तो है। तो उनके पास ऐसा कौन सा ऑप्शंस है, ऐसे कौन कौन से दूसरे ऑप्शंस हैं जिसमें वो नॉन कोर में जाएं और वहां उन्हें अच्छा पैकेज मिले? लाइक नॉन कोर के लिए लाइक आईआईटी बॉम्बे में खुद मैकेनिकल के लोग ये सारे प्रोफाइल पे शॉर्टलिस्ट हुए। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए हैं, डेटा साइंटिस्ट हुए हैं, डेटा एनालिसिस्ट हुए हैं, फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए हुए हैं, क्लाउड इंजीनियर के लिए, ये प्रोफाइल के लिए एमटेक मैकेनिकल के लोग हुए हैं, वो भी कुछ तो थर्मल के लोग हुए हैं, डिजाइन के लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए शॉर्ट जॉब लग चुके हैं, वो भी 17 लाख सैलरी वाले। तो ये भी है, लाइक 17 लाख की सैलरी तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मिल रही है इंडिया में, वो भी एमटेक मैकेनिकल करने के बाद, तो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम्हें सिर्फ काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो फ्यूचर में डिमांड जो है इन्हीं चीजों की होने वाली है, क्योंकि हर एक चीजों में ऑटोमेशन आएगा। हाँ वो तो, और प्लस सब लोग कोर के लिए कंपटीशन नहीं कर सकते, कि सबको पता है कोर की जॉब्स बहुत कम है, तो जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग एट द एंड सबको जॉब चाहिए। प्लेसमेंट में सैलरी कम हो ज्यादा यस। प्लेसमेंट लग रहा है, वो टेंशन एक बार सर से चला जाए सब उसी के लिए वेट। लाइक अभी सेकंड फेज का चल रहा है प्लेसमेंट आईआईटी में, हम लोग रिलैक्स है अभी क्योंकि हमारा हो चुका है, हमें कोई टेंशन नहीं है। बट लोगों का जो बच्चा वो अभी भी टेंशन में है, कब होगा, कंपनीज आएंगी कि नहीं। तो वही होता है कि जब अगर तुम नॉन कोर कंपनी ज्यादा है तो उसके लिए प्रिपेयर करो अच्छे से और वो जॉब लेके रिलैक्स हो जाओ। कोर के लिए रुकोगे पता नहीं आएगी नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बार तो कंपनी रजिस्टर करती हैं, टेस्ट लेती हैं। लाइक मेरे साथ हुआ था, मेरा सिमेंस में इंटरव्यू तक शॉर्टलिस्ट हो गया था, बट इंटरव्यू के 2 दिन पहले कंपनी ने बैकआउट कर दिया, तो इंटरव्यू हुए नहीं। तो कितना भी प्रिपेयर करो कंपनी बैकआउट कर देती है, तो ऐसा इशू होता है कोर में। नॉन कोर में जनरली वो इशू कभी नहीं होता, लाइक नॉन कोर कंपनी आ रही है तो आएगी ही। अब मैं थोड़ा सा लास्ट में एक चीज पूछना चाहता हूँ कि व्हाट शुड बी दी रोड मैप फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स टू अचीव हायर पैकेज सैलरी, क्या हो सकता है? जैसे अभी अगर सपोज आपने जो डेटा साइंस एमएल की बात की, तो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या करे, मतलब
कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीख ले, किस किस टाइप के प्रोजेक्ट कर ले, सो दैट एट द एंड ऑफ इंजीनियरिंग उसका एक प्रोफाइल हो, एक अच्छा खासा प्रोफाइल हो, जिसमें इस बंदे को ये सॉफ्टवेयर आता है, इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट भी किया है, तो हम लोग इसको हायर करेंगे। इवन वो किसी अच्छे कॉलेज से नहीं है, फिर भी मतलब एक थर्ड टायर कॉलेज से है, बट अगर उसके पास वो स्किल और प्रोजेक्ट अगर रिफ्लेक्ट होंगे उसकी प्रोफाइल में, तो शायद उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बीटेक में करना थोड़ा डिफिकल्ट, लाइक बीटेक का करिकुलम फिक्स होता है नॉर्मल कॉलेज, लाइक आईआईटीज में तुम कोई भी कोर्स, नॉर्मल स्टेट लेवल कॉलेज हुआ तो उनका फिक्स सिलेबस है, फिक्स करिकुलम है, यही सब्जेक्ट तुम्हें हर साल लेने हैं। तो वहां पे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लाइक आईआईटी में हमें फ्रीडम है, हम कंप्यूटर साइंस के कोर्स ले सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के ले सकते हैं, जो मन करे। बीटेक में वो करना डिफिकल्ट है, तो हमें एक्सटर्नली सीखना पड़ेगा, लाइक पाइथन लैंग्वेज हुई या फिर C++ लैंग्वेज हुई। फिर डेटा साइंस के लिए उनकी लाइब्रेरीज होती हैं अलग अलग, पाइचा, लाइक बहुत सारे लाइब्रेरी को एग्जैक्टली पता नहीं, तो वो लाइब्रेरी सीखनी, उनका एप्लीकेशन सीखना होता है। फिर डेटा साइंस में एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सीखना पड़ता है, बेसिक्स उसका, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, मॉडलिंग क्या होती है। तो वो सारी चीजें जब तुम अच्छे से सीखते हो तो उसके लिए तो ऑनलाइन सोर्सेज बहुत है, यूडेमी हुआ, कोर्सेरा हुआ, तो उनके थ्रू करेंगे तो बेटर होता है। लाइक कॉलेज में तो सिखाने नहीं वाला है ये सब, लाइक बीटेक कॉलेज में मुझे लगता है स्टेट कॉलेज में कई मैकेनिकल को ये सिखाएंगे, तो ये खुद से ही हमें ही सीखना पड़ेगा ताकि हमें इंडस्ट्री में खड़ा हो सके। वरना एनआईटी या फिर आईआईटी ज्वाइन कर लो, कितना भी गंदा हो, क्योंकि उनका करिकुलम ऐसा है कि तुम वहां पे नॉन कोर्स सीख सकते हो मैकेनिकल के होके। लाइक मैं थर्मल में हूँ, मुझे 5 कोर सब्जेक्ट कंपलसरी है जो प्योर थर्मल है। उसके बाद मुझे 6 सब्जेक्ट मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के भी ले सकता हूँ, मुझे कोई रोकने नहीं वाला। और सिर्फ मिनिमम 6 नहीं है, मिनिमम 6 है, मुझे ज्यादा करना है तो मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो ये एडवांटेज है आईआईटीज एनआईटीज का कि तुम अपनी मर्जी से जितना चाहे सीखना सीख सकते हो और खुद को डेवलप कर सकते हो। तो वही है, अगर बीटेक में ना कर पाओ तो गेट देके एनआईटी या फिर आईआईटी ज्वाइन करो और वहां पे खुद को ग्रो करो। ये तो भाई आपने बहुत सही बात बोली है कि मतलब अगर आईआईटीज या एनआईटीज में बंदे को प्लेटफॉर्म मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे वो इजीली सीख पाता है। लेकिन ये चीज तो आपको ही पता है कि अगर हर साल मैकेनिकल में 1.5-2 लाख बच्चे गेट दे रहे हैं, तो उसमें से आईआईटीज में सिर्फ 1000-2000 लोग ही जाने वाले हैं, ये तो आपको पता ही है। और बाकी लोगों को कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कुछ दूसरा ऑप्शन देखना ही है। तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए आप कुछ सजेशन दीजिए कि मतलब वो क्या करें। तो वैसा ये कि अगर लाइक 1,500 से 2,000 लोग सारे आईआईटीज में जाते हैं, सिर्फ मैकेनिकल से ही अगर लेंगे तो आईआईटी बॉम्बे का खुद स्ट्रेंथ 120 के आसपास है मैकेनिकल के लिए। तो ऐसे के सारे आईआईटीज पकड़ के 2,000 बच्चे आईआईटीज, 2,000 एनआईटीज गए, तो बाकी लोग स्टेट कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वहां पे प्रिपेयर करो। नॉन कोर प्रिपेयर करना वहां पे एटलीस्ट डिफिकल्ट है, बट वहां पे 1 साल देखिए आप वापस गेट करके आ सकते हो आईआईटी में, तो बहुत बेटर। लाइक मेरा खुद का 1 साल ड्रॉप, मेरा स्कोर 60 स्कोर था गेट 2018 में, फिर भी मैंने 1 साल ड्रॉप लेने का डिसाइड किया, बिकॉज मुझे पता था लो एनआईटी जाके मुझे अच्छी जॉब नहीं, मुझे क्योंकि कोर में फोकस करना था। मुझे अगर नॉन कोर करना तो मैं मिड एनआईटी मुझे मिल रहा था, बट वही है कि कोर के लिए सिर्फ ओल्ड आईआईटीज ही प्रेफर करते हैं। नॉन कोर के लिए आप किसी भी एनआईटी में या फिर आईआईटी जा सकते हैं, बिकॉज उनका बीटेक का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है नॉन कोर का, और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक आईआईटी बॉम्बे में 80% कंपनीज जो बीटेक के लिए खुलती हैं वो एमटेक के लिए भी, लाइक इवन पीएचडीज के लिए भी खुलती है। तो आप वहां पे आपका चांस है कि अगर आपने सीखा है तो आपको बोले। ओके, मुझे पूछना था कि जैसे अभी थर्मल एंड फ्लूइड में उसको एमटेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए टॉप जो 7 आईआईटीज है वो तो ठीक है, उसमें अगर मिलता है तो भी, लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे जगह पे मिलता है तो क्या उसे जाना चाहिए? लाइक टॉप 3, अगर टॉप 5 एनआईटीज में मिल रहा है तो वहां पे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टेट लेवल कॉलेजेस जो टॉप के हैं, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी हुआ वेस्ट बंगाल, फिर सीओईपी पुणे हुआ, तो ऐसे कुछ टॉप कॉलेजेस है स्टेट लेवल जिनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, उनके टाइप्स होते हैं। लाइक सीओईपी का टाटा मोटर्स के साथ टाइप है, एआरएआई के साथ टाइप है, तो वहाँ के थर्मल इंजीनियर, थर्मल फ्लूइड इंजीनियर, उनकी डायरेक्टली वहाँ पे जॉब लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप वैसे भी स्टेट लेवल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनआईटीज हुए जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत क्लोज है, वहां पे भी आप ट्राई करो, तो आप ऑफ कैंपस के लिए भी वहां से ट्राई कर सकते हो। तो ये
है कि सिर्फ कोर ओल्ड आईआईटी ही मैटर नहीं करता, आप मिड आईआईटी भी ट्राई कर सकते हो। और कुछ ओके कुछ ओके। आईआईटी में ऐसा भी होता है कि आप लाइक एक साल आपने कंप्लीट किया, कुछ कोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो कंप्लीट किए, तो आपको पीजीडी डिप्लोमा भी दे देते हैं, लाइक आईआईटी बॉम्बे में वैसा है। तो जो लोग भी पीएसयू के लिए आते हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड क्रेडिट कंप्लीट करते हैं, पीजीडी डिप्लोमा लेके निकल जाते हैं, तो उनके पास जॉब भी रहती है प्लस एक डिग्री भी आ जाती है। तो अगर अच्छा जब आपके ओके। पास डिग्री आती है तो आपका ईयर गैप नहीं दिखता वो। तो आप ये तो वही है है। कि आप एनआईटी ज्वाइन कर रहे हो, वहां पे एक साल किया, डिप्लोमा लिया, आप आईआईटी आ गए, तो आपने गेट तो प्रिपेयर किया ही, प्लस आपका ईयर गैप नहीं दिखता उसमें, ये एक एडवांटेज है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। आई होप जो भी एस्पिरेंट इसको देख रहा है वो जरूर इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश जरूर करेगा। अब भाई मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लास्ट मैसेज दीजिए एस्पिरेंट्स को। मैं तो वही बोलूंगा, जो गेट करके आ रहे हैं तो कॉलेजेस अच्छे से अप्लाई करना, क्योंकि कुछ लोग वही करते हैं कि मुझे सिर्फ ओल्ड आईआईटी चाहिए, कोर ब्रांच चाहिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोअर ब्रांच लेके भी अच्छी सैलरी मिल जाती है। लाइक हमारे यहाँ पे लोगों ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी लिया है जो सबसे लोअर प्रेफर्ड है, फिर भी उनको 20 लाख की जॉब लग चुकी है एमटेक के बाद। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें आईआईटी बॉम्बे डिजाइन ही आना है या फिर थर्मल आना है, लोअर ब्रांच लेके भी तुम नॉन कोर अप्लाई कर सकते हो। एट द एंड जॉब मिलना जरूरी है। कोर अगर तुम्हारा प्यार है कोर तो वो तो मिलना ही चाहिए तुम्हें, बट वो नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट नॉन कोर में तो तुम लेने के लिए ट्राई करो ही। सेम एनआईटीज के लिए भी होता है कि अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा है नॉन कोर का और वहां पे तुम एलिजिबल होते हो तो वहां पे चले जाओ, और नॉन कोर के लिए 2 साल अच्छे से प्रिपेयर करना। तो यही मेरा मैसेज है। ओके ओके, बहुत सही बात बताई भाई। मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ निकल के आया है, मतलब जिसका गेट में अच्छा रैंक आया है उसको क्या करना है, जिसका गेट में अच्छा रैंक नहीं आया उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच भाई। और अब आपसे विदाई लेने का समय हो रहा है। मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए थैंक यू। इट्स माय प्लेजर यार कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। बाय, टेक केयर। थैंक यू।